कैसे हो दोस्तों। तो यार आज अपना वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 8 है। अपन ने वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया और वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट के अपन ने एप्लीकेशंस भी देख लिए और बड़े इंटरेस्टिंग से एप्लीकेशंस हमने पिछले लेक्चर में उसके करे थे। आज अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर ही हमें मिले, यानी कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे आज। तो उससे पहले अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल पे आकर के ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो तुम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तुम्हारी की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वायरी हो या फिर वैसे कोई जनरल क्वायरी हो तो तुम पूछ सकते हो। बाकी अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, माफिया डाउट प्लस। टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो तुम्हें वो दिख जाएगा वहाँ पे, और उसके अलावा तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो लिंक मिल जाएगी, तुम वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली मुझसे डाउट डिस्कस करते हैं। डेली 10:30 PM पे मैं वहाँ पे लाइव डिस्कशन भी करता हूँ डाउट्स का, जिससे डायरेक्टली जो भी उनको इश्यू होता है वो डायरेक्टली मुझसे बात करके अपना इश्यू रिजोल्व कर सकते हैं। और दैट इज़ द बेस्ट वे कि तुम सीधे बात करके अपना डाउट पूछ पाओ, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में या फिर इमेजेस में वो चीज़ें तुम अपना स्पेसिफिक डाउट नहीं पूछ पाते हो। बट दैट आई विल डू कि 10:30 पे मैं रोज़ सेशन लेता हूँ, तो तुम्हारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बातें करने वाले हैं। दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट जो वेक्टर्स के बीच में हो सकता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ में, और जिसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ये हमने जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीखा था दो वेक्टर्स का, तब भी किया था कि एक प्रोडक्ट तो था अपना डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट था। ये वही है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सिंबलाइज करने का तरीका होता है, अगर दो वेक्टर हैं अपने पास ए और बी, ठीक है ना, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है। और इसको लिखने का तरीका अगर मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें बताएगा ए बी साइन थीटा। समझ में आ गई बात। ए क्रॉस बी तुम्हें बताता है ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शन होती है, मान लो ए क्रॉस बी अगर विद डायरेक्शन में लिखूंगा तो ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा इंटू उसकी डायरेक्शन, मान लो डायरेक्शन कुछ एन कैप है यूनिट वेक्टर, इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। बट बोला कि यार ये तो कुछ ऐसी समझने वाली बात हुई नहीं कि उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, लेकिन वो डायरेक्शन ही तो क्या है वही तो नहीं पता, और आपने वो बताई नहीं और बोल दिया कि ये उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। उसके डायरेक्शन में पता ही होती तो हम यूनिट वेक्टर वैसे निकाल लेते, तो आपने इसमें कोई नई चीज़ ऐड करी नहीं। तो बिल्कुल सही बात, अभी तक मैंने कोई नई चीज़ ऐड नहीं करी। मैंने उस बताया है कि अगर मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी हम आगे सीखेंगे, उसी के लिए क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ भी रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात। साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सोचना पे मजबूर हो रहा होगा कि यार जब अपने पास दो वेक्टर्स थे उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो ये दो दो तरीके के वेक्टर्स प्रोडक्ट क्यों हो रहे हैं, है ना, दो दो तरीके के प्रोडक्ट क्यों हो रहे हैं वेक्टर्स के, एक प्रोडक्ट से कोई काम नहीं चल रहा था क्या। तो देखो सबसे पहले मैं बेसिक डिफरेंस अगर तुम्हें बता दूं, वाई टू वेक्टर प्रोडक्ट, वाई टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ऐसे लिख लो, वाई टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टाइप्स ऑफ है, वाई टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर डिफाइंड। पहला सवाल। दूसरा सवाल होता है कि वेक्टर डिवीजन के बारे में क्या ख्याल है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये दोनों सवाल ही बहुत वैलिड हैं और इनके दोनों के ही जवाब जनरली बच्चों को मिल नहीं पाते हैं ना। बस बोल दिया जाता है कि हाँ बस हैं, दो डिफाइंड हैं, वेक्टर डिवीजन है, वेक्टर डिवीजन नहीं होता है तो नहीं होता है, डायरेक्शन को कैसे तुम डायरेक्शन से डिवाइड कर दोगे। तो भाई हमें पहले भी नहीं पता था ना कि 2 से 2 डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि डायरेक्शन को डायरेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि डायरेक्शन को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। बट वो हमने सीखा ना क्रॉस प्रोडक्ट में। रीजन ये दिया जाता है कि डायरेक्शन को डायरेक्शन डिवाइड करके क्या ही ले लोगे, वो ठीक है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों को समझाने के लिए कि यार कुछ नहीं मिलेगा। बट हमें तो ये भी नहीं पता था ना कि डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करें डायरेक्शन से, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई कैप को जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करें, तब भी हमें नहीं पता था क्या मिलेगा। बट हमने सीखा ना कि ये कुछ मिलता है। तो वैसे ही डिवीजन करने से ऐसे हमें क्यों नहीं मिल रहा कि आई कैप को अगर मैं जे कैप से डिवाइड कर दूं तो उससे कुछ क्यों नहीं मिल रहा हमें, वो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू क्यों नहीं ऐड कर रहा अपने डिवीजन में। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं एक सेपरेट वीडियो में दूंगा, जो कि मोस्टली बच्चों का डाउट होता है।
तो इसके बाद में मैं वही लेक्चर अपलोड करूंगा, है ना, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट अपना कंप्लीट होता है 2 लेक्चर्स में। थर्ड लेक्चर वही होगा जिसमें मैं इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा डिटेल के अंदर, ठीक है ना, जो कि सभी बच्चे सेपरेटली उस वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे 2 टाइप के वेक्टर्स क्यों डिफाइंड हैं और वेक्टर डिवीजन डिफाइंड क्यों नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए जो समझो कि हमने 2 टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखे हैं और उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। बेसिक आइडिया के लिए मैं बता सकता हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं बेसिक आइडिया के लिए बताऊँ, जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें तुम ए डॉट बी कर रहे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो ए बी कोस थीटा था, ए बी कोस थीटा। ए और बी के बीच में एंगल जितना कम होगा कोस थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, वो उतने ज़्यादा पैरेलल होंगे। समझ में आ गई क्या बात। और ए क्रॉस बी की बात करूं तो मैंने बोला कि ए बी साइन थीटा, थीटा जितना ज़्यादा होगा साइन थीटा उतना ज़्यादा होगा, और वेक्टर जितना ज़्यादा एंगल होगा वेक्टर मोर परपेंडिकुलर। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बताता है कि कितने पैरेलल हैं, जितना ज़्यादा बड़ा डॉट प्रोडक्ट उतना ज़्यादा वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जितना ज़्यादा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट उतने ज़्यादा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है, बट इसको डिटेल में ए सेपरेट वीडियो ऑन दीज 2 क्वेश्चंस मैं बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लिंक मैं अपलोड करूंगा, तो वो तुम चेक करते रहना, ठीक है। और मैक्सिमम आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें इसके बाद में तुम्हें कहीं और से ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गूगल से ना कहीं और से। कहीं भटक लेना, तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं नहीं मिलेगा, बट हाँ ये वीडियो देखोगे तुम्हारे वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि वेक्टर डिवीजन क्यों डिफाइन नहीं है और 2 तरीके के वेक्टर हमने क्यों डिफाइन करे हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर रखा है ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और एन कैप उसका डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है उस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, जिधर भी ए क्रॉस बी आएगा उसकी डायरेक्शन में। अब वो ए क्रॉस बी किधर आएगा उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, समझ में आ गई बात। जो ए क्रॉस बी है वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं ध्यान से बताऊं कि 2 वेक्टर तुम्हारे पास हैं ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड रूल से निकाला जाता है, और राइट हैंड रूल से क्रॉस करना हमने ऑलरेडी सीख रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्रॉस ऑलरेडी हमने सीख रखा है, ऑलरेडी वी नो फ्रॉम बेसिक मैथ्स। ये कुछ नहीं है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन है वेक्टर्स की। हमने जैसे एक्स वाई जेड की ओरिएंटेशन के लिए निकाला था ना कि अपना जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं राइट हैंड सिस्टम के हिसाब से डिफाइंड होते हैं, राइट हैंड रूल के हिसाब से डिफाइंड होते हैं कि अगर एक्स इधर है वाई इधर है तो जेड किधर होगा। बेसिक मैथ्स के पहले लेक्चर में हमने ये सब चीजें सीखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कि आगे चल के बहुत काम आएगा। और ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जो राइट हैंड रूल है ये पूरी फिजिक्स में हर एक चैप्टर में तो नहीं बोल सकता, मैक्सिमम चैप्टर जहाँ पे 2 वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है वहाँ पे काम आता है। पूरा सर्कुलर मोशन में आता है, सेंट्रो उसमें रोटेशनल मोशन में आता है, 12th में तो लगभग हर एक चैप्टर में काम में आ ही जाता है। मैग्नेटिज्म में तो पूरा यही काम आता है, राइट हैंड रूल, ठीक है। तो उस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है, और ये हमने बेसिक इसका सीखा भी था जब अपने बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर करा था। तो अभी सेम चीज़ है, हमने क्या सीखा था कि अगर कोई मान लो एक्स एक्सिस इधर है वाई एक्सिस इधर है तो जेड एक्सिस बाहर ही क्यों होती है, क्योंकि ये राइट हैंडेड सिस्टम होते हैं, और हमने सीखा था कि एक्स वाई जेड राइट हैंड रूल के हिसाब से इस तरीके से डिफाइंड होते हैं कि अगर मैं एक्स में फिंगर रख के वाई में कर्ल करूंगा, राइट हैंड की फिंगर्स अगर एक्स में रख करके वाई की डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो मुझे जो डायरेक्शन थंब की मिलेगी वो जेड की डायरेक्शन मिलेगी। वाई में रख के जेड में घुमाऊंगा तो एक्स की डायरेक्शन मिलेगी, और जेड में रख के एक्स घुमाऊंगा तो मुझे वाई की डायरेक्शन मिलेगी। ये सब हमने राइट हैंड सिस्टम में पूछा था, तो हम बताएं कि अगर मैं एक्स में फिंगर रख के वाई में घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा राइट हैंड को, तो ये आउट ऑफ द प्लेन इसका वेक्टर आता है, इसलिए जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन डिफाइंड होती है, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, पहले उसका बेसिक रिकैप ले लेते हैं जो हमने पढ़ा था। नहीं देखा है तो वेक्टर्स का लेक्चर 1 देखना, तो मैं ज़्यादा फील आएगी। हालांकि मैं डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन निकालनी है, बट फिर भी तुम कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है वेक्टर्स, है ना, कोई अलग से कोई नई मैथ नहीं है। तो अब उससे बाद में बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि इधर जेड एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, तो बताओ एक्स एक्सिस किधर होगा। तो वही रूल है राइट हैंड रूल का, अगर वाई और जेड है हमारे पास, वाई और जेड है तो वाई में फिंगर रख के अगर मैं जेड में घुमाऊंगा तो एक्स मिलेगा मुझे। तो वाई में फिंगर रखिए यानी इधर की तरफ फिंगर रखिए, मैं जेड में घुमा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो राइट हैंड को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा, डॉट में इधर की तरफ प्लस एक्स एक्सिस होगा, देखो
इस तरीके से मैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। रिकैप के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इधर की तरफ वाई एक्सिस है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, तो बताओ जेड किधर होगा? ठीक है ना। या फिर मैं बोलूँ कि इधर एक्स एक्सिस मान लूँ, या फिर इधर जेड मान लूँ और इधर एक्स मान लूँ, तो बताओ वाई किधर होगा? तो जेड क्रॉस एक्स करूंगा, जेड क्रॉस एक्स करूंगा तब जाकर के मुझे वाई मिलेगा। और राइट हैंड रूल से करना है, तो पहले जेड की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है, फिर उसको एक्स की डायरेक्शन में वापस से क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जाना है जेड से एक्स की तरफ। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इस बार जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इनटू द प्लेन मेरा थंब जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो वाई एक्सिस होगा वो जेड से एक्स में घुमाने पर इनटू द प्लेन आएगा। सिमेट्रिकली जब मैं ये यहाँ पे वाई से जेड जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में थंब बाहर की तरफ आएगा, तो एक्स एक्सिस बाहर की तरफ था। तो ये हमने एक्स वाई जेड की रिलेटिव ओरिएंटेशन देखी थी, और राइट हैंड सिस्टम के हिसाब से यही होता है। ऐसा नहीं है कि तुम किधर भी अपने हिसाब से, अगर इधर जेड है इधर एक्स है तो तुम वाई अंदर मानो कि बाहर मानो, अपनी मर्जी होती है। अपनी मर्जी नहीं होती है। दो एक्सिस जो परपेंडिकुलर होते हैं वो तुम इंडिपेंडेंटली बना सकते हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन तीसरा उनके लिए बाउंडेड होता है कि उसकी तीसरे की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है। और राइट हैंड रूल से डिफाइंड होता है। और ऐसा करने से होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, बाय डूइंग दिस relative position of coordinate axis remain same। समझ में आएगी क्या बात? उनकी रिलेटिव पोजीशन, यानी कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो, एक्स इधर था, वाई इधर था, जेड बाहर की तरफ था। इस बार मैंने क्या करा, जेड को इधर लिया, तो जो जेड बाहर की तरफ जो एक्सिस था मैंने वाई एक्सिस के अबाउट एक तरीके से पहले इसको घुमाया। वाई की अबाउट अगर मैं घुमाऊंगा इस सिस्टम को, तो वाई को तो ऐसे कैसे, जेड एक्सिस जो बाहर था इधर आ गया, और एक्स एक्सिस जो राइट में था वो अंदर की तरफ चला गया। ये जेड ऐसे बन गया, ये वाई ऐसे बन गया। अब क्या करता हूँ मैं, इस जेड के अबाउट ऐसे घुमा देता हूँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जेड के अबाउट ऐसे घुमाऊंगा। जैसे ही घुमाऊंगा तो देखो जो एक्स एक्सिस तुम्हारा आउट इनटू द प्लेन था, कैसे बना है। हाँ, अगर मैं एक्स किसके अबाउट घुमाया, मैंने पहले घुमाया इसको, जेड इधर की तरफ लाना था ना, जेड इधर की तरफ लाने के लिए मैंने एक्स के अबाउट घुमाया। एक्स के अबाउट घुमाया तो जेड मेरा इधर की तरफ आ गया, एक्स इनटू द प्लेन चला गया। अब उसके बाद में किया क्या है मैंने कि जेड के अबाउट, हाँ अब मैं जेड के अबाउट घुमाऊंगा, तो जेड के अबाउट मुझे वाई को नीचे की तरफ लेके आना है, तो 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। 180 डिग्री घुमाऊंगा तो देखो वाई तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, और एक्स इनटू द प्लेन से आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। तो ये रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई नहीं, बस कोऑर्डिनेट एक्सिस घुमा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को तुम उठा करके घुमा किधर भी सकते हो, लेकिन उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक एक्सिस को उठा करके दूसरे जगह पे चिपका नहीं सकते उसको। और ऐसा करने से वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन एक जैसी रहती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। वेक्टर्स में भी सेम चीज होगी। अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, तो इनके लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तुम, उनके डायरेक्शन निकालोगे। ए क्रॉस बी अगर तुम्हें करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर अगर तुम्हें निकालना है, तो ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालोगे? मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कि तुम मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा लिख लोगे, बट डायरेक्शन की क्या बात करोगे? तो ए क्रॉस बी में जो तुम लिखोगे कि तुम ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वो एन कैप किधर है, उस एन कैप के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट उसी से होता है। अगर ए क्रॉस बी करना है तुम्हें, तो फर्स्ट यू विल पुट योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एंड देन यू विल कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ बी, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन। वही तो हो गया यार। हमें जब x में रख के y में घुमाना था तो z मिला था ना, वैसे ही समझ लो इसको, ये x है ये y है, तो z मिल जाएगा तुम्हें, और वो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये x की डायरेक्शन में फिंगर्स रख करके अगर तुम राइट हैंड फिंगर्स को अगर b की डायरेक्शन में घुमाओगे, तो तुम्हें इधर की तरफ एक वेक्टर मिलेगा, आउट ऑफ द प्लेन थंब मिलेगा, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये जो वेक्टर होगा, ये मैं अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, जो तुम्हारा ये वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो बनेगा, इस परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होगी, इसको मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का नाम दे सकता हूँ। तो ठीक है, ये डायरेक्शन तुम्हें मिल जाएगी, और वो डायरेक्शन जो बनेगी वो इस तरफ की तरफ मिलेगी। ये जेड तुम्हारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। तो ये रूल है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट का। इसको तुम चाहो तो बना सकते हो। इसको मैं लिख दूंगा, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में वेक्टर आएगा। ठीक है ना। अब इसको देखो, सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी अगर तुम्हें निकालना है, तो पहले ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे और फिर बी की डायरेक्शन में घुमाओगे, तब जो तुम्हें सी वेक्टर मिलेगा, ये सी वेक्टर तुम्हारा बनेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वाला, ना कि बी क्रॉस ए। तो पहले ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी, फिर तुमने बी की तरफ घुमा दी, ए में रख के बी की तरफ घुमा दी, तो देखो फिंगर्स जो थंब जाएगा वो सी की डायरेक्शन में जाएगा, और ये सी वेक्टर किसकी डायरेक्शन में बेटा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है। इस तरीके से तुम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालोगे। ये राइट हैंड रूल, और हमेशा राइट हैंड का यूज में लेना है।
राइट हैंड यूज में लेना है, तो इस वजह से इस तरीके से तुम इसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तुम्हें इस तरीके से मिल जाएगी, और मैग्नीट्यूड तुम्हें पता ही है, डायरेक्शन तुमने कैलकुलेट कर ली। अब तुम लिख सकते हो इसको कि जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, और जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, और ये एन कैप की डायरेक्शन इसकी, ये डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन है, और ये पूरा वेक्टर इसका ए क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? तो यार बिल्कुल बेसिक समझ के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि एक ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन और आउट, किस तरफ होगा इन, क्योंकि ये इस प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। ये ए क्रॉस बी जो था वो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये जो एन कैप आएगा ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और बी जिस प्लेन में होंगे ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए क्रॉस बी है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो होगा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अगर ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस, इस तरीके से हम बताने हैं कुछ अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो मेरे साथ साथ करते जाना, राइट हैंड को यूज में लेना है, ऐसे मत समझना कि घर वाले पागल समझेंगे। तुम जब तक अपने हाथों से इसको डायरेक्शन को कैलकुलेट करके नहीं देखोगे तुम नहीं सीखोगे, तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं चल पाएंगी। तो राइट हैंड में ये फिंगर्स को एक ही डायरेक्शन में रखो। अब तुम ऐसा रख सकते हो कि तुम्हारा थंब नीचे की तरफ हो, एक ओरिएंटेशन हो सकता है, और एक ओरिएंटेशन हो सकता है कि थंब ऊपर की तरफ हो। अब जब तुम थंब नीचे की तरफ रखोगे और फिर फिंगर्स को इधर करोगे, तुम्हारा फिंगर्स इधर की तरफ कर्ल होना चाहिए, लेकिन तुम इधर की तरफ करना नहीं है, क्योंकि छोटे एंगल की तरफ तुम्हें कर्व करना है, जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है उसकी तरफ। तो फिर तुम्हें थंब को ऊपर की तरफ रख करके फिर ए की तरफ कर्ल फिंगर्स को रखना, और फिर कर्ल करोगे तो तुम बी की डायरेक्शन में जाओगे, नहीं तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन होता है वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा अगर राइट हैंड रूल से निकालोगे तो। अगर राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा, और ये तुम्हारी जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगी। समझ में आ गई क्या बात? बस वही बात है। अब बी क्रॉस ए निकालना है, इसमें बी क्रॉस ए अगर निकालोगे तो बी इस डायरेक्शन में और ए इस डायरेक्शन में है। बी क्रॉस ए निकालने के लिए पहले बी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखोगे, राइट हैंड के फिंगर्स, फिर ए के डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो बी से ए की तरफ आना है, तो क्लॉकवाइज तुम्हें घुमाना है फिंगर्स को। राइट हैंड की फिंगर्स को अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे, कर्ल करोगे, तो इनटू द प्लेन तुम्हारा थंब जाएगा, यानी कि ये बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन आएगी वो बी क्रॉस ए में इनटू द प्लेन जाएगी। उसके बाद में दो वेक्टर्स दे रखे हैं तुम्हें ए और बी, और बोला ए क्रॉस बी बताओ, लेकिन अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको इस तरीके से अरेंज करूंगा कि इन दोनों के बीच का मैं टेल टू टेल कनेक्ट कर सकूं, ताकि इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता चल सके किधर है, और फिर मैं उसको ए को बी की डायरेक्शन में घुमा पाऊं। तो एक तो ए क्रॉस बी तुम्हें बताता है कि ए को बी की डायरेक्शन में कैसे घुमाना है, कितना घुमाना पड़ेगा। ए से बी की तरफ जाने के लिए देखो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा, क्योंकि ये छोटा वाला एंगल है। अब मुझे ए क्रॉस बी बताना है, पहले ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखूंगा, फिर बी की डायरेक्शन में घुमाऊंगा। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इनटू द प्लेन थंब जाएगा, तो ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन आएगा। इनटू द प्लेन को क्रॉस से डिनोट करते हैं। जब ये एंटी पैरेलल हैं तो फिर से टेल टू टेल तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं बी को यहाँ ले आया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो 180 डिग्री बन रहा है। ए क्रॉस बी जब करोगे तो ए से बी की डायरेक्शन में जाने के लिए तुम्हें इधर से घुमाऊं कि इधर से घुमाऊं, कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल्स हैं। बट ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे ए बी साइन 180 डिग्री, ये एंटी पैरेलल है कि नहीं है? ए बी साइन 180 डिग्री जीरो है, तो ये जीरो वेक्टर बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा जीरो वेक्टर। समझ में आ गई क्या बात? जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर आएगा, और इसकी कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है। जीरो वेक्टर आर्बिट्ररी डायरेक्शन का वेक्टर होता है, वो हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। फिर बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी जब पैरेलल हों तो पैरेलल होंगे तो एक के ऊपर एक रखा जाएगा, तो देखो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल जीरो होगा। तो वापस से ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा तो ये ए बी साइन जीरो, और साइन जीरो भी जीरो ही होता है, तो ये भी एक जीरो वेक्टर बनेगा। समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि ए की डायरेक्शन में जाकर के मुझे बी की डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो तो सेम ही लाइन के लॉन्ग है, तो मैं किधर जाऊं? ठीक है ना, वहीं के वहीं रुकना है, तो मुझे कर्ल करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जाता है। समझ में आ गई क्या बात? और अगर मैं बोलूं कि जो मैंने ऊपर बताया कि जो ए क्रॉस बी बताता, तो मैं कौन, ये दोनों कितने परपेंडिकुलर हैं? तो परपेंडिकुलर तो थे ही नहीं। जब परपेंडिकुलर नहीं थे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आना ही जीरो था, और ये एंटी पैरेलल थे तो भी परपेंडिकुलर नहीं थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही जीरो आना था। जितने ज्यादा परपेंडिकुलर होंगे उतना ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जितने कम परपेंडिकुलर होंगे उतना कम क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें बताता है कि वेक्टर्स कितने परपेंडिकुलर, अगर जीरो आ रहा है मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं है, या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है।
तो ये स्पेशल केसेस हैं कि थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 पे जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा, थीटा इक्वल टू 0 पे ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन 0 डिग्री यानी कि 0 आएगा। तो ए क्रॉस बी एक 0 वेक्टर बनेगा। सिमिलरली अगर मैं सेम वेक्टर का करके देखूं, ए क्रॉस ए करके देखूं, जिस तरीके से अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है और ए तो पैरेलल होंगे ना, ये ए इधर है तो ये ए भी इधर ही, सेम ही वेक्टर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा ना। खुद का खुद के साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और वेक्टर का वेक्टर से करने रिजल्ट टेन टू वेक्टर ही बनता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसको 0 वेक्टर लिख देंगे। ए वेक्टर का खुद के साथ में, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस 0 आता है। जैसे किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए डॉट ए कर रहा होता है, यहाँ पे ए डॉट ए कर रहा होता है तो वो ए स्क्वायर बनता है ना, सिमेट्रिकली ए क्रॉस ए 0 बनता है। ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री होगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ए बी साइन 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो साइन 180 डिग्री, सॉरी साइन 180 डिग्री भी 0 होता है तो ये भी 0 बनता। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी वेक्टर को उसके अपने नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, अगर मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के ए वेक्टर से, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँ खुद के नेगेटिव माइनस ए वेक्टर से, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो वेक्टर को खुद से या उसके अपोजिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना क्या देता है हमें, 0 वेक्टर देता है। समझ में आ गई क्या बात। तो मैं बोल दूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, कंक्लूजन ये है हमारा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इस कंक्लूजन को, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स इज 0। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर है एंटी पैरेलल, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, ए डॉट बी, जब दो परपेंडिकुलर होते थे। सिमेट्रिकली क्रॉस कब 0 होता है, जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट स्पेशल रिजल्ट है कि जो मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा था, ध्यान से सुनना, ये जो मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा था, डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखते जाता हूँ जो डॉट्स के साथ में हमें पता होते हैं कि मैं अगर ए डॉट ए निकालता हूँ तो वो ए स्क्वायर बनता है। समझ में आ गई ये बात। अगर मैं ए डॉट माइनस ए वेक्टर निकालता तो ए कोस 180 डिग्री, कोस 180 माइनस 1 होता तो ये माइनस का ए स्क्वायर बनता है ना, ताकि वो रिवाइज होते चले एक तरीके से। और जैसे यहाँ पे मैं ये लिखता कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है खुद के साथ में, लेकिन ए और बी अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो 0 होता है, ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं तब जाकर के 0 होता है। समझ में आ गई बात। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और पैरेलल क्रॉस में पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर जब मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहा था, सिमेट्रिकली अगर मैं बी क्रॉस ए कैलकुलेट करता, तो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा था तो ए में फिंगर रख करके बी में जा रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा ऊपर की तरफ, तो ये ए क्रॉस बी बन गया था। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता तो बी की तरफ फिंगर्स रख के ए की तरफ आता तो मैं क्लॉकवाइज घुमाता फिंगर्स को, तो फिर इनटू द प्लेन, यानी कि इनटू द प्लेन किधर जाता, नीचे की तरफ जाता, ये वाली डायरेक्शन आती है ना। और मैग्नीट्यूड लेकिन उतना का उतना ही रहता, मैग्नीट्यूड लेकिन उतना का उतना ही रहता। तो मैं बोल सकता था कि ये जो डायरेक्शन आएगी ये बी क्रॉस ए वेक्टर आएगा, और ये अगर मैं लिखूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या फिर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, वो तो सेम ही है, यानी ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के बनेंगे। कितने मैग्नीट्यूड के, ए बी साइन थीटा के। ए बी साइन थीटा लिखूं या बी ए साइन थीटा, कोई फर्क नहीं है। बट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन के हिसाब से ए क्रॉस बी जस्ट अपोजिट है बी क्रॉस ए के। समझ में आ गई बात। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल हुआ करते थे, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल हुआ करते थे, मैं रिवीजन के लिए लिख देता हूं बस। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, और मैं बोलूँ कि बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ गई बात। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। ये सारे रिजल्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखना तो मैं एज इट इज। ठीक है, अब
सेम वही बात है, ए क्रॉस बी जब मैंने करा तो ए क्रॉस बी यहाँ से आ गया, ए क्रॉस बी, ये वही रिजल्ट है। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, बी क्रॉस ए जो आया वो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। ए क्रॉस बी will be equal to minus of b cross a and b cross a will be minus of a cross b। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि a क्रॉस b and b क्रॉस a are negative vectors of each other। एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। खैर, इसके बारे में अब डिटेल में चर्चा करते हैं कि जो आई क्रॉस आई में करूंगा, सिंपल इसका जो बेस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर आई डॉट आई क्रॉस आई डॉट आई करता तो आई डॉट आई जो होता है वो आई बनता है, सॉरी 1 बनता है, जे डॉट जे 1 बनता है, के डॉट के 1 बनता है, क्योंकि खुद के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। लेकिन आई क्रॉस आई सेम के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनेगा, पैरेलल है आई बी और आई बी, खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0, अभी देखा था, क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 बन जाएगा। तो आई का आई के साथ में, जैसे आई का आई के साथ में डॉट 1 बनता था, वैसे आई का आई के साथ में क्रॉस 0 बनेगा, जे का जे के साथ में क्रॉस 0, के का के साथ में क्रॉस 0, खुद के साथ में क्रॉस 0 बनेगा। लेकिन आई डॉट जे के बनेगा, जे डॉट के आई बनेगा, के डॉट आई जे बनेगा। कैसे लिख रहा हूँ मैं ये सारे वेक्टर मैंने कैसे लिखे, देखो एक एक को वेरीफाई करते हैं। एक्चुअल में क्या है इसको बाद में लिखेंगे, ये कंक्लूजन है इसका बेस वेक्टर्स का। पहले समझते हैं कि ये आए कैसे। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो इधर आई कैप होगा, इधर जे कैप होगा और इधर के कैप होगा। सबसे पहले इन तीनों में तो कोई डाउट ही नहीं है कि खुद के साथ में है क्रॉस प्रोडक्ट, वो 0 हो जाएंगे। इनमें करूंगा कि मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो कैसे जाएगा। देखो आई क्रॉस जे करूंगा तो मैं आई में फिंगर्स रख करके फिर जे में घुमाऊंगा। ए क्रॉस बी का मतलब पहले ए में रख के बी में, बी क्रॉस ए का मतलब बी में रख के फिर ए में घुमाना है। तो आई क्रॉस जे मतलब आई में फिंगर्स रखूंगा फिर मुझे जे की तरफ घुमाना है। अब देखो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा फिंगर्स को तो आउट ऑफ द प्लेन इधर की तरफ डायरेक्शन आएगा। तो आई क्रॉस जे जो बनेगा, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो फिंगर्स आएगा के कैप में, इसलिए आई क्रॉस जे बनेगा के कैप। फिर जब मैं इसमें जे क्रॉस के करूंगा, जे और के ये वाला प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है आई कैप या फिर माइनस आई कैप, या तो आई कैप आंसर आएगा माइनस आई कैप आएगा। मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 और 1 है तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूँ तो एक तो मैं करके बता देता हूँ कि अगर आई डॉट क्रॉस जे करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड को अगर मैं लिखूंगा तो पहले लिखूंगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री, और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन 91 बन जाएगा वो भी। ये तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन के कैप, तो ये बन जाएगा के कैप। सिमेट्रिकली सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड 1 और 1 है, और एंगल आई जे का देखूं, जे के का देखूं, के जे का देखूं, आपस में एक दूसरे के साथ में तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो सारे एंगल परपेंडिकुलर है, आई जे के साथ, जे के साथ, के आई के साथ, ये सब। तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आना है, बस डायरेक्शन देख लेना मुझे। तो आई का जे के साथ किया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, जो कि उसके परपेंडिकुलर के कैप में आया। फिर जे क्रॉस के करूंगा मैं, जे क्रॉस के करूंगा तो या फिर हाँ जे क्रॉस के करा मैंने, जे इधर की तरफ और के इधर की तरफ। तो जे से के की तरफ आया, मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलूंगा तो ऐसे चलूंगा तो देखो आई कैप की डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट करेगा, और मैं जे में रख करके के की तरफ घुमाऊंगा बाहर की तरफ, यानी कि फिंगर्स को रखो इसकी तरफ और फिर थंब को रखो राइट की तरफ, और फिर उसको बाहर की तरफ निकालो फिंगर्स को, तो बाहर की तरफ आएंगी तो जेड की तरफ जाएंगी, यानी कि इस तरफ तुम्हारा आई कैप, तुम्हारा जे क्रॉस के की डायरेक्शन होगी। के क्रॉस आई करना है, ये के रहा और ये आई रहा, तो के क्रॉस आई के में रख के आई की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमना है, तो तुम्हारा एक्सिस यानी कि तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किस तरफ आएगा, जे की तरफ आएगा। ऐसे कर तुम कर्ल करोगे एक्स जेड प्लेन में, अगर क्लॉकवाइज कर्ल करोगे जेड से एक्स की तरफ, तो ये तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएंगी। समझ में आ गई की बात। इसी तरीके से अगर तुमने आई क्रॉस जे देखा कि आई क्रॉस जे ऐसे घुमाने पर इधर की तरफ आ रहा है, तो जे क्रॉस आई इधर से इधर की तरफ जाऊंगा तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो वो डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगी क्लॉकवाइज अगर घुमाऊंगा, तो इसलिए वो के की जगह माइनस के। तो आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस के माइनस के होगा, ये सिंपल सी बात है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड 1 ही है तो के की जगह माइनस के आ जाएगा। सिमेट्रिकली जब जे क्रॉस के करा था तो जे से के की तरफ आए थे, तो ऐसे घुमाने पर डायरेक्शन आई क्या पाई थी, तो अगर मैं जे के से जे की तरफ जाऊंगा ऐसे घुमाऊंगा तो फिर वो माइनस आई की तरफ जाएगा। सिमेट्रिकली जब के से आई की तरफ आया था ऐसे, तो जे एक्सिस मिल रहा था, तो जब मैं आई से
फिर जेड की तरफ आऊँगा, ऐसे घुमाऊंगा तो फिर डायरेक्शन माइनस जे कैप मिलेगी। क्लियर है क्या यार? अब इसको याद कैसे रखा जाए? याद रखा जाए इस तरीके से, सिंपल तरीका है कि जैसे एक्स वाई और जेड थे ना, कि एक्स में रख के वाई में घुमाने पर जेड आता है, या फिर जेड में रख के एक्स में घुमाने पर वाई आता है, सेम वैसा ही है। ये भी तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन ही तो है, एक्स वाई जेड एक्सिस की पोजीशन ही तो आ रही है यार एक दूसरे के क्रॉस से, तो वही तो है। तो एक्स वाई जेड आ गया, आई में रख के जे में घुमाओगे तो के मिलेगा प्लस में, ठीक है। जे में रख के के में घुमाओगे तो आई मिलेगा, के में रख के आई में घुमाओगे तो जे मिलेगा, इस तरीके से। और एंटी क्लॉकवाइज अगर चल दोगे तुम, अगर जे में रख के प्लस जे में रख करके प्लस आई में रखोगे तो फिर माइनस का के मिलेगा तुम्हें। अगर तुम आई से जे घुमाओगे तो प्लस के मिलेगा, लेकिन अगर तुम जे से आई घुमा दोगे तो माइनस का के मिलेगा। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो तुम प्लस में तो रखोगे लेकिन एक्सिस नेगेटिव मिलेगी तीसरी वाली, और अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस एक्सिस में रखोगे तो तीसरी भी प्लस ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से है। चलो ये तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये पता है कि आई का आई के साथ क्रॉस जीरो होगा, जे का जे के साथ क्रॉस जीरो होगा, के का के साथ, खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है। तो मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट में जब आई का आई के साथ ही होता था, जे का जे के साथ ही, के का के साथ ही, आई का जे के साथ डॉट जीरो होता है, आई का के साथ ही डॉट जीरो, तो मैं करता ही नहीं था, मुझे पता है उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे कि मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बोला है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालो। तो जब मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करूंगा, ए क्रॉस बी के लिए मैं आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप करूंगा, और फिर क्रॉस लिखूंगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो जब मैं आई का आई के साथ करूंगा तो मुझे पता है ना जीरो ही मिलेगा, तो मैं करूंगा ही नहीं, आई का सीधा जे के साथ और के साथ ही करूंगा। तो आई का जे के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई क्रॉस जे, ये 2 तो ऐसे के मैग्नीट्यूड, और आई क्रॉस जे ऐसे बन जाएगा। फिर प्लस में आई का के साथ करूंगा तो आई क्रॉस के, ऐसे लिख लेंगे एक बार, एक दो बार हम लिख लिख के करेंगे तो आगे हमें आदत पड़ जाएगी सीधे करने की। फिर प्लस करूंगा, अब की बार मैं जे का कर रहा हूँ, 2 जे का पहले 2 आई के साथ में, फिर 2 जे का 2 जे के साथ में, जीरो ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जे का के साथ में। तो पहले 2 जे का 2 मैग्नीट्यूड है, जे क्रॉस 2 इंटू 2 तो मैग्नीट्यूड है दोनों का 2 इंटू 2, और वो बन जाएगा जे क्रॉस आई। इसका इसके साथ किया मैंने, इसका इसके साथ में नहीं, इसका इसके साथ करना है। हाँ, जे का आई के साथ ही किया तो 2 इंटू 2, ये जे का जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, जे का के साथ और करना है। प्लस में लिखूंगा 2 मैग्नीट्यूड है जे क्रॉस के, ठीक है। प्लस में अब लिखूंगा किसके लिए, इस माइनस के लिए, माइनस के का आई के साथ में और जे के साथ में करूंगा तो इसके साथ तो होगा नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड -1 यहाँ से आया और 2 वहाँ से आया, और ये बन गया के क्रॉस आई। फिर प्लस लिखूंगा और -1 मैग्नीट्यूड यहाँ से आया, -3 यहाँ से आया, और ये बन गया के क्रॉस जे। ये चीज़ें बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा, आई क्रॉस जे हम बना लेंगे हमेशा एक्स वाई और जेड इस तरफ ऐसे, या फिर बोल रहे हैं इसको आई कैप जे कैप के कैप बना लेंगे। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, तो 2 के कैप प्लस आई क्रॉस के करूंगा तो फिर माइनस का जे मिलेगा, क्योंकि मैं आई से जे की तरफ उल्टा चल रहा हूँ, तो फिर मुझे मिलेगा माइनस का जे। तो ये बन जाएगा माइनस का जे कैप, मैग्नीट्यूड 1 ही है, प्लस 2 इंटू 2 4 बनेगा, और जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा हूँ ना, उल्टे चलने पर माइनस के मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का के कैप। फिर बनेगा +2 इंटू जे क्रॉस के क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ तो प्लस का आई ही मिलेगा, वो प्लस का आई बन जाएगा। और ये -1 इंटू 2 माइनस का 2 बन जाएगा, और के क्रॉस आई क्लॉकवाइज ही चला तो प्लस जे बनेगा, ये प्लस का जे ही बन जाएगा। फिर प्लस में ये -1 इंटू -3, ये प्लस का 3 बन जाएगा, और के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ा तो ये माइनस आई बनेगा, ये माइनस आई कैप। और देखो आई कैप जे कैप के कैप को एक साथ ऐड करो, आई कैप वाले ये दोनों हैं 2 आई कैप और माइनस का 3 आई कैप, तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप। जे कैप वाले ऐड करोगे तो माइनस जे कैप और -2 जे कैप, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 जे कैप। और के कैप की 2 के कैप -4 के कैप, ये बन जाएगा -2 के कैप। क्लियर है क्या? तो ए क्रॉस बी 2 और माइनस का 4, 2 और -4 बन जाएगा तुम्हारे पास में माइनस का 2 के कैप। तो आई कैप -3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप बन रहा है ये। क्लियर है? इसको दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं आई का आई के साथ करूँगा 0, आई का जे के साथ करूँगा तो के कैप, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 के कैप आई का जे के साथ में। हाँ नहीं, इसका इसके साथ करा था। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक करी अपन ने, पहली स्टेप में मिस्टेक कर दी थी। चलो कोई नहीं, सही कर लेते हैं इसको। आई का जब इसके साथ करूँगा तो 1 इंटू -3 लिखा जाएगा, वो 1 इंटू -3, तो ये माइनस का 3 बनेगा। चलो यहाँ पे
माइनस का 3 के कैप बनेगा। उसके बाद में इसका इसके साथ करूँगा तो 1 इंटू के आई क्रॉस के, फिर इसका इसके साथ करूँगा तो 2 इंटू 2 4 और जे क्रॉस के, फिर उसका इसके साथ करा था तो यहाँ 2 इंटू जे क्रॉस के, फिर उसका के का करा तो माइनस का 1 इंटू 2 के क्रॉस आई, फिर इसका इसके साथ करा, सॉरी हाँ के का जे के साथ में, तो -1 -3 के क्रॉस जे, तो ये बन गया। ठीक है, तो बाकी ठीक है फिर, तो ये क्या बन जाएगा -3 और -4 -7 बनेगा। तो ये फाइनल आंसर माइनस का 7 के कैप आ जाएगा। क्लियर है क्या इसमें? तो ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक हो सकती है। अब अगर बी क्रॉस ए की बात करूंगा मैं, बी क्रॉस ए मुझे पता है कि वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तो जब मैंने इतनी मेहनत ए क्रॉस बी पे कर ही ली है तो क्यों ना सीधे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस ऑफ आई कैप प्लस माइनस ऑफ माइनस आई कैप -3 जे कैप -7 के कैप, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मैं निकालूंगा। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस पे सीखेंगे, बट हाँ ये सीखना जरूरी था। तो किस तरीके से करेंगे? शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि शॉर्ट प्रोसेस डिटर्मिनेंट तक के तरीके से करी जाती है। यानी 2x2 अगर मैं करूंगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है कि अगर मैं ऐसे मोड के तरीके का एक उसका क्या बोलते सिंबल होता है, तो अगर 2x2 डिटर्मिनेंट लिखना है यानी कि 2 लाइन इधर और 2 रो और 2 कॉलम, 2x2 का मतलब ये होता है रो और कॉलम, तो 2 रो और 2 कॉलम। अब इसको सोल्व करने का तरीका होता है, डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यूज लिखी होती हैं तो सोल्व करने का तरीका होता है कि पहले ए क्रॉस बी डी करोगे, मतलब इधर से इधर जाओगे, फर्स्ट एप्लीकेशन ये होगा, फिर ये उसमें से माइनस कर दोगे सेकेंड टाइम। पहले लिखोगे कौन सा पहला जो प्रोसेस होगा तुम्हारा, पहला स्टेप होगा ए इंटू डी करोगे, तो ए इंटू डी करोगे, फिर माइनस लिखोगे और ये वाला ऑपरेशन डी इंटू बी इंटू सी। समझ में आ गई क्या बात? यहाँ पे ये करना चाहोगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑपरेशन ये बनेगा, फर्स्ट ऑपरेशन ये बनेगा और सेकंड ऑपरेशन ये बनेगा, उसको माइनस करना लेकिन फर्स्ट सेकंड वाले को, तो फर्स्ट ऑपरेशन x1 y2 माइनस सेकंड ऑपरेशन बन जाएगा y1 x2। समझ में आ गया? इनका मल्टीप्लिकेशन फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज में करके देख लेते हैं कि इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फर्स्ट ऑपरेशन ये बनेगा, सेकंड ऑपरेशन ये बनेगा, तो फर्स्ट ऑपरेशन 5 इंटू 3 -4 इंटू 2। तो ये प्रोसेस के साथ याद रखना है कि पहला ऑपरेशन इधर से इधर ही जाएगा, फिर दूसरा माइनस करना इससे इसको मल्टीप्लाई कर करके, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो ये 3 इंटू 5 15 -4 इंटू 2 8 और ये 7 इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से 2/2 की मैट्रिसेस सोल्व करी जाती हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे है ना, वेक्टर एक्चुअल में टॉपिक तो मैथ्स का ही है, बट हाँ फिजिक्स में बहुत काम आता है इसलिए हम पढ़ते हैं। तो ये एक तरीका है डिटर्मिनेंट सोल्व करने का। अब बोलोगे सर ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें ये प्रोसेस बहुत लेंदी और इस प्रोसेस को थोड़ा आसान करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रोसेस को, तो वो सीख रहे हैं। वो क्या है, 3/3 के डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है कि अगर तुम 3 कॉलम हो और सॉरी 3 रो और 3 कॉलम है तुम्हारे पास में, इसमें लिख दिया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट कहलाएगा ये। इसको सोल्व करने का तरीका होता है पहले ये प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में, प्लस में, प्रोसीजर सेम सीखना, और बाकी डिटेल में तुम मैथ्स के अंदर पढ़ोगे ही। ठीक है, जेई वाले बच्चे तो पढ़ेंगे, मेडिकल वालों को तो यही सीखना है जो भी सीखना है। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 3 रोज हैं। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x1 को ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला x1, जब इसको चूज कर लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट गई, फिर ये दोनों बच गए, ये ऑपरेशन होगा। पहले x1 को चूज करा, x1 को चूज करा तो डिटर्मिनेंट बन गया 2/2 का, कौन सा, इसको चूज कर लिया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस डिटर्मिनेंट से, 2/2 का जो बच गया, इस रो और इस कॉलम को हटने के बाद जो बच गया, तो वो डिटर्मिनेंट क्या बन गया, y2 z2 अपॉन में y3 z3। फिर माइनस करेंगे y1, और वो अगला प्रोसेस क्या होगा कि मैंने ये वाला लिखा माइनस में और फिर ये वाला y1 चूज कर लिया, ये वाला नंबर चूज करा, तो अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, फिर बचेंगे ये वाला डिटर्मिनेंट, इसके मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट आएगा x2 z2 और ये बन जाएगा x3 z3। फिर उससे अगले आएगा इस रो का तीसरा पार्ट z1 लेकिन वापस से प्लस में लिखा जाएगा। तो ये तुम्हें प्रोसेस याद रखनी है कि पहले वाले में प्लस, फिर अगले वाले में माइनस, फिर अगले वाले में प्लस, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। तो z1, फिर उसके बाद में कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा, अगर मैं इसको लूंगा तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x2 y2 और x3 y3। समझ में आ गई बात? और इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका तुम्हें पता ही है कि x1 तो ऐसे कैसे है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये वाला डिटर्मिनेंट, इस वाले डिटर्मिनेंट में पहला ऑपरेशन ये होता है, दूसरा ऑपरेशन ये होता है, तो ये वाला माइनस ये वाला, इसको लिख सकता हूँ मैं y2 z3
माइनस Z2Y3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। माइनस लिखूंगा Y1 और फिर इसका ऑपरेशन करूंगा तो ये माइनस ये करूंगा, तो ये हाँ पहले ऑपरेशन इस तरफ होता है फिर ये वाला ऑपरेशन होता है, तो इसमें पहले ये वाला ऑपरेशन बनेगा x2Z3 माइनस फिर ये वाला ऑपरेशन Z2X3, ठीक है। फिर प्लस Z1 में फिर पहले ये वाला ऑपरेशन माइनस ये वाला ऑपरेशन, तो फर्स्ट ऑपरेशन जो ये बनेगा इसको मैं लिख दूंगा x2Y3 माइनस Y2X3। समझ में आ गई क्या बात? ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा और अब जाकर के तुम्हारा ये 3/3 का डिटर्मिनेंट सोल्व हुआ होगा, ठीक है। या फिर मैं ये प्रोसेस डायरेक्टली याद रखूं क्योंकि मुझे सीधा करना है, मैं बार बार ये लिखूंगा तो फिर लेंदी प्रोसेस अगर इतनी होनी है, पहले ये लिखूं फिर उससे ये लिखूं, तो मैं फिर वही I क्रॉस J क्रॉस K करके भी कर सकता हूँ। बट हाँ अगर मुझे आसान करना तो मैं इस प्रोसेस को एक साथ याद कर लो ना, क्योंकि मुझे तो ये वाली मैथ सीख करके इस पे जाना है, तो मैं सीधे ही याद कर लूँ कि जब मैं पहले x1 लिखूंगा, पहले x1 फिर माइनस y1 फिर प्लस z1, पहले तो तीनों प्रोसेस याद रखो कि पहले x1 लिखूंगा तो जब मैंने ये वाला लिख लिया तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ करके ये डिटरमिनेंट सोल्व होगा, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन माइनस ये वाला ऑपरेशन चलेगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा x1 को तो फिर लिखूंगा y2z3 माइनस z2y3, फिर लिखूंगा माइनस y1 अगला टर्म ये, जब इसको लिखूंगा तो ये और ये हट गया, फिर x2z3 माइनस z2x3 ये बन जाएगा, तो x2z3 माइनस z2x3, फिर प्लस z1 कर रहा हूँ, फिर प्लस z1 कर रहा हूँ, तो इसको और इसको हटा दूंगा तो फिर ये वाला x2y3 माइनस y2x3, x2y3 माइनस y2x3, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होगा। और इसी तरीके से करेंगे इसको, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से दोबारा से लिख के देख लो एक दो बार इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए तुम्हें इसी तरीके से हर बार प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो मैं इसके एप्लीकेशन पे चलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास में डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यही तो कर रहे हैं हम, जब रिजल्ट बनेगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ वही कर रहे थे हम, डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे जब I क्रॉस J क्रॉस K कर रहे होते हैं। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच है क्रॉस प्रोडक्ट करने का, या फिर मैं बोलूँ कि I J K की रिलेटिव पोजीशन निकालने का एक मैथमेटिकल अप्रोच है डिटर्मिनेंट। जब तुम मैथ्स में पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में। तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर रखे हुए हैं तो A क्रॉस B कैसे निकालूंगा मैं? A क्रॉस B अगर मुझे निकालना है तो मैं एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा और 3/3 के डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। पहले मैं I कैप J कैप और K कैप लिखूंगा 3 डायरेक्शन। फिर अगर मैंने A लिख रखा है पहले तो A के XYZ लिखूंगा, x1 y1 z1, और फिर B बाद में B लिख रखा है तो फिर अगली रो में B के XYZ लिखूंगा, x2 y2 z2, और फिर डिटर्मिनेंट सोल्व करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स अगर मुझे B क्रॉस A सोल्व करना होता, अगर मुझे B क्रॉस A सोल्व करना होता तो क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट में जब रखता वैल्यूज तो I J K के साथ में पहले B के वैल्यूज रखता? बिल्कुल सही बात है, जो पहले लिखा हुआ होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे। अगर तुम्हें B क्रॉस A रखना है तो B के x2 y2 z2 पहले आएंगे, फिर A के x1 y1 z1 बाद में आएंगे। ये सेम प्रोसेस अपनानी है, तभी तो A क्रॉस B और B क्रॉस A लगाएंगे। अब ये जब A क्रॉस B निकालूंगा, A क्रॉस B जो बनेगा यहाँ से तो वही रखूंगा। पहले I कैप को ऐसे कैसे, पहला I कैप को ऐसे कैसे, प्लस माइनस प्लस चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो A क्रॉस B में पहले इसको सोल्व करूंगा इस वाले को, तो पहले I कैप ऐसे कैसे रखा जाएगा। फिर मैंने इस ऑपरेशन सीखा था कि इसको जब रखूंगा तो ये इन रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करूंगा, जो कि ये माइनस ये बनता है। तो y1 z2 माइनस z2 z1 y2, फिर माइनस जे कैप लिखूंगा, फिर माइनस जे कैप लिखूंगा। तो इन दोनों को जब करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसको जब लूंगा तो ये और ये रो और कॉलम छूट जाएंगे, फिर इसका ये वाला ऑपरेशन माइनस ये वाला ऑपरेशन, x1 z2 माइनस z1 x2, ठीक है, प्लस के कैप जब करूंगा तो ये बन जाएगा x1 y2 माइनस प्लस के कैप लिख दिया। अब हाँ x1 y2 माइनस y1 x2, x1 y2 माइनस y1 x2, ये तुम्हारा A क्रॉस B निकलेगा। और इसका जस्ट अपोजिट अगला वाला पार्ट आएगा, देख लेना तुम चाहे। ये अपोजिट क्यों होगा? ये अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि मैंने इस वाली रो को ऊपर से नीचे कर दिया, इस वाले को ऊपर कर दिया। तो जब मैं ये लिखूंगा तो पहले जब मैं ये माइनस ये कर रहा था, अब पहले जब मैं ये माइनस ये कर रहा था तो y1 y2 z1 माइनस z2 y1 हो रहा, यहाँ पे y1 z2 माइनस z1 y2 हो रहा था, यहाँ पे y2 z1 पहले आएगा और फिर माइनस z2 y1 माइनस z2 y1 पीछे चला जाएगा। सभी में ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया वेक्टर।
तो अपने आप वो नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए की पहली वैल्यूज रखनी है, फिर बी की, बी क्रॉस ए के लिए पहले बी की फिर ए की। इस तरीके से डिटरमिनेंट मेथड से मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, घर पे जा करके तुम्हें वेरीफाई करना है, तुम्हें ए क्रॉस बी को इसी से लिखना है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप क्रॉस एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ये लिखना है। और फिर आई को आई से तो करोगे जीरो ही आ जाएगा, आई को जे से, आई को के से करोगे, फिर ये जे वाले को आई से और के से करोगे, फिर इसके वाले को जे और के से करोगे, फिर आई और जे से करोगे इसको। और फिर जब जो रिजल्ट बनेगा आई कैप वाले और जे कैप वाले के कैप के अंदर, वो रिजल्ट को इसमें मैच करवाना है। जब तक वो तुम्हारा इससे मैच नहीं कर रहा मतलब तुमने गलत किया, सीधी सी बात है। तो जब तक ये मैच नहीं कर जाए तब तक उसको ट्राई करते रहना, और हालांकि एक बार में ही हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम है नहीं ये, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, है ना। हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है, और हमने ये भी देखा था कि पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि साइन थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट मेथड में अगर मैं देखूं, या फिर इस वाले रिजल्ट से कि ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट बनता है, यहाँ से जीरो क्या बनेगा उसको समझते हैं पहले। कि पैरेलल वेक्टर्स अगर होंगे x1 y1 x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो ए अगर पैरेलल है बी के, तो मैं ए और बी को किसी रेशियो के अंदर डिनोट कर सकता हूँ कि x1 x2 y1 y2 z1 z2 पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमने सीखा था कि अगर कोई वेक्टर अगर इसको मैं पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो बी आता है इसकी डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम रहती है। तो ए और बी के जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई जेड के, वो सेम रेशियो में होंगे, यानी कि इसका एक्स कोफिशिएंट भी के से मल्टीप्लाई होगा, वाई भी के से और जेड भी के से ही। तो बी के सारे कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई होंगे एक्स के से, ए के कोफिशिएंट को बी से मल्टीप्लाई करके, के से मल्टीप्लाई करके सारे बी के कोफिशिएंट निकाले जा सकते हैं, यानी कि x1 x2 का रेशियो, y1 y2 का z1 z2 का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये रेशियो सेम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जो x1 अपॉन में x2 है वो तो y1 बाई y2 के इक्वल है, और y1 अपॉन में y2 वो z1 अपॉन में z2 के इक्वल है, और x1 अपॉन में x2 वो z1 अपॉन में z2 के इक्वल है। ये रेशियोज तो सेम ही होंगे। तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 y2 इक्वल टू y1 x2, y1 z2 इक्वल टू z1 y2, x1 z2 इक्वल टू x2 z1। ये रिजल्ट बन रहे हैं भाई, ये इक्वल होंगे। अगर पैरेलल हैं तो ये रिलेशन बनेंगे एक्स वाई वाई जेड में, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन वाई एक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर 1 to 2 1 में, वाई जेड का और जेड एक्स का सेम। समझ में आ रही बात। और ए क्रॉस बी जो बना था अपना, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी जो बना था, ये रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे चिपकाऊँ, अगर यहाँ पे उठा करके, इस रिजल्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो y1 z2 y1 z1 y2 z1 y2 किसके बराबर है, y1 z2 की, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, माइनस होकर के जीरो। पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए हमेशा नहीं, ये कब होंगे, ये इक्वल कब होंगे, जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब ये पेयर इक्वल होंगे, वेक्टर पैरेलल होंगे। तो अब x1 z2 इक्वल है z1 x2 के, कट जाएगा, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, सिमेट्रिकली ये भी जीरो बन गया, x1 y2 y1 x2 के बराबर है, यहाँ से ये कट गए। तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 0 के कैप, यानी कि एक जीरो वेक्टर बन गया। समझ में आ गई क्या बात। इसलिए अगर हम इससे भी करें तो डिटरमिनेंट वाले मेथड से भी करें तो वो ए क्रॉस बी जीरो ही आएगा। अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट आई को जे का आई को के साथ करते जाओगे तो फाइनली वो जीरो ही आना, अगर वो पैरेलल हैं तो। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया है तो या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, ऐसा बोल सकता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि दो ही केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो चाहो तो इस बात को लिख भी सकते हो दोबारा से याद रखने के लिए। खैर अपने पास में दो वेक्टर्स हैं, सेम वही वेक्टर जो अपन ने पहले आई को आई से, आई को जे के, आई को से के से करके ऐसे तीन बार पेयर बना करके जो सोल्व करा था, सेम क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है डिटर्मिनेंट के तरीके से। हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और डिटर्मिनेंट किस तरीके का, आई जे और के। पहले ए के वेक्टर्स लिखेंगे 1 2 -1, और फिर बी के वेक्टर्स लिखेंगे 2 -3 और 1। क्लियर है। अब उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले ए था तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर बी था तो बी के कोएफिशिएंट लिखे एक्स वाई जेड के। अब ए क्रॉस बी निकालना है हमें, और इसमें देखो मजे की बात यह है कि हमारा साइन के साथ आंसर आता है, प्लस माइनस प्लस,
ठीक है ना। आई कैप जे कैप के कैप कितने हैं वो सीधे ही निकल के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आसान प्रोसेस पड़ता है। तो पहले मैंने आई कैप लिखा, तो आई कैप जब मैं लिखूंगा तो ये वाला रो और कॉलम छोड़ दूंगा और फिर ये ऑपरेशन 2 × 1 माइनस 1 × -3, तो 2 × 1 2 माइनस -1 × -3 प्लस का 3 बन जाएगा 2 - 3, फिर माइनस जे कैप। इस बार करूंगा तो ये रो और ये कॉलम छोड़ जाएगा, तो 1 × 1 1 माइनस -1 × 2 -2 और 1 × 1 1 माइनस और ये माइनस का 2, फिर प्लस के कैप करूंगा तो फिर ये वाले रो और कॉलम छोड़ दूंगा इसके लिए, और ये 1 × -3 और -2 × 2 4। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आई कैप और ये 1 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा 1 + 2 3, तो माइनस का 3 जे कैप और ये -3 - 4 माइनस का 7 के कैप। ए क्रॉस बी इतना आ गया, तो बी क्रॉस है तो तुम्हें पता ही है फिर माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होगा। उसको तुम यहाँ पे भी पुट करके देख लेना कि ये 2 - 3 1 को तो यहाँ पे रख देना और इनको नीचे रख देना, तो वो बी क्रॉस ए बन जाएगा। उससे वैल्यू कैलकुलेट करना, वो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप होगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको भी तुम खुद से ट्राई करना। देखो जो चीज़ें मैं बोल देता हूँ कि ये ऐसे बनेगा, करके देखो, तो तुम करके देखा करो उसको। चीज़ें तुम्हें कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगी, तुम्हें वो चीज़ें याद रहेंगी अगर तुम खुद से मेहनत करके करोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, और वो बोल रहा है कि तीनों सेम प्लेन के अंदर हैं, एक ही प्लेन के अंदर है, को प्लेनर वेक्टर्स हैं, और ए और बी के बीच में तो θ1 एंगल है, बी और सी के बीच में θ2 एंगल है, और बोला है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए, और डायरेक्शन ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इन द इज अलोंग द वेक्टर। ये सब पूछा हुआ हमसे। सबसे पहले 3 कोप्लेनर वेक्टर्स बना लेते हैं। खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करो। क्रॉस करके डॉट करना है, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले क्रॉस निकालना है और फिर डॉट निकालना है, तो हमें सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और वो तो हमें बता नहीं रखे एंगल वेंगल कितने हैं। तो सबसे पहले 3 कोप्लेनर वेक्टर्स ले लिया हमने। ये एक प्लेन बना लिया, इस प्लेन में 3 वेक्टर ले लिए, ये ए, ये मान लो हमने बी ले लिया, और ये मान लो हमने सी ले लिया। इसी प्लेन में 3 वेक्टर ले लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बोला है कि ए पहले पार्ट में निकालना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और डॉट सी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ए क्रॉस बी को डॉट सी करो, चाहे सी को डॉट करो ए क्रॉस बी से, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा। इस वेक्टर को तुम डॉट में पहले लिखो चाहे बाद में, डॉट प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्रॉस प्रोडक्ट को फर्क पड़ जाता है, तो हम ए क्रॉस बी की लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे, वो ए क्रॉस बी रहेगा, लेकिन डॉट में हम आगे पीछे कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी, एक ही बात है। अब बोल रहा है कि ये दोनों तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हैं। ए क्रॉस बी जो बनेगा, ए क्रॉस बी जो आता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आता है। समझ में आ गई क्या बात? यानी ए क्रॉस बी अगर देखोगे तो ए क्रॉस बी इस तरफ घुमाओगे, एक रखकर क्लॉकवाइज घुमाओगे राइट हैंड फिंगर्स को, तो इनटू द प्लेन एक वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी आएगा इनटू द प्लेन। समझ में आ गई बात? अगर ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी, ए क्रॉस बी जो आएगा, और परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी, ऑल तीनों के परपेंडिकुलर। अब ए क्रॉस बी क्योंकि सी के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट क्या होता है? 0, इसलिए ये आंसर क्या बन जाएगा? 0। समझ में आ गई क्या बात? सीधा लिख सकते हैं ना, इतना कोई बहुत खास इसमें अलग से चीज़ें थी नहीं, बट हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के तौर पर इसको लिया है। क्योंकि अगर ए बी सी तीनों प्लेन में हैं तो इन तीनों में से किसी भी दो का क्रॉस इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आए चाहे इनटू द प्लेन आए, और वो उसका किसी भी इनमें से किसी भी एक के साथ में डॉट 0 होगा। समझ में आ गई क्या बात? सेकंड पार्ट जो है वो यही है। सेकंड पार्ट उसके लिए है कि मैं बी क्रॉस सी निकालूं और फिर उसका डॉट करूं ए से। तो किसी का भी, चाहे बी क्रॉस सी का बी से ही कर लो ना तुम, बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी, कंप्लीट प्लेन, क्योंकि तीनों ए बी सी प्लेनर हैं तो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। बी क्रॉस सी जिधर भी आएगा तो इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे देखो बी क्रॉस सी, तो बी से सी के डायरेक्शन जाएंगे, वापस से क्रॉस के डायरेक्शन में ही आएगा बी क्रॉस सी, तो वो ए के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में cos 90 डिग्री आने की वजह से ये जो भी मैग्नीट्यूड आएंगे साथ में cos 90 आएगा, तो वो 0 बना देगा उसको डॉट प्रोडक्ट वाला। समझ में आ गई बात? अगर मैं ऐसे बोलता कि बी क्रॉस सी को डॉट करना है सी से, वो भी 0 होता। सी क्रॉस ए को डॉट करना है ए से, तो भी 0 होगा, क्योंकि कोई भी दो का क्रॉस उन
उस प्लेन से ही बाहर चला जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर आता है एक, तो उस प्लेन के सभी वेक्टर्स के साथ में उसका डॉट तो जीरो होगा ही कम से कम, चाहे वो खुद के साथ वापस से डॉट करो किसी और के साथ जो उसके प्लेन में हो, प्लेनर्स के साथ में डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है क्या? उसके बाद में जो दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी की हमें डायरेक्शन बनानी है और वो बोला किस वेक्टर के अलोंग होगी। ए डॉट बी क्या होगा? ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको बेसिक से सोचोगे ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छे रिजल्ट तुम्हें दे के जाता रहेगा, वो अच्छी चीज़ें सिखाएगा। ए डॉट बी उसका क्रॉस करना है सी के साथ में। ए डॉट बी एक स्केलर नंबर बनेगा, ए बी कोस थीटा, थीटा वन है ए और बी के बीच का एंगल, थीटा वन है ए और बी के बीच, तो ये ए बी कोस थीटा वन इंटू सी वेक्टर। अब ये तो स्केलर नंबर है ना, स्केलर वैल्यू को अगर तुम सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन किसकी आएगी? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर ही आएगा। किसी भी स्केलर नंबर को जिस भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी वेक्टर उसी की डायरेक्शन में वो तो एम्पलीफाई हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? बट हो सकता है और अपोजिट टू सी भी हो सकता था, अगर ए बी कोस थीटा वन अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तब तो सी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा, लेकिन अगर ए बी कोस थीटा वन अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये माइनस सी की डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो किसकी तरफ जाएगा? या तो सी या माइनस सी, ऑप्शन में है सी तो सी को टिक कर देंगे। माइनस सी भी होता तो भी पॉसिबिलिटी जरूर थी। ए डॉट बी क्या होगा हमें एंगल तो फिक्स पता ही नहीं है ना कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो ए डॉट बी एक जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी सी के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस सी के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि ये ए बी और सी है। अब तुम्हें बस कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए अजीब से वो दे रखा है कि ए माइनस बी का कॉम्पोनेंट निकालना है ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी की डायरेक्शन में, तो बस वो कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, तुम्हें पता है कि डॉट प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, ए का बी की डायरेक्शन में ए बी कोस थीटा प्रोजेक्शन होता है या फिर ए डॉट बी कैप होता है। तो बस मैथ्स करनी है, खुद से ट्राई करो इसको, मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको फिर देखना तो समझ में आ जाएगा कि जो ए माइनस बी वैक्टर है इसको मैंने बोल दिया कुछ पी वैक्टर है। ए माइनस बी क्या बनेगा? आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप में से माइनस कर देना बी वैक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो पी वैक्टर क्या बन जाएगा? आई में से आई माइनस हो गया और माइनस जे माइनस टू जे वैक्टर बन गया, के माइनस माइनस के प्लस टू के कैप बन गया। तो जो पी वैक्टर बना यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो पी वेक्टर है, इसको मैंने पी वेक्टर बोल दिया है और इसको जो भी आएगा इसको मैं क्यू वेक्टर बोल दूंगा। ठीक है, और फिर पी का क्यू की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है क्योंकि ए माइनस बी का इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो पी का क्यू की डायरेक्शन बन जाएगा, आसान बन जाएगा, एक्सप्रेशन लिखना बड़ा बड़ा उसको छोटा बना लेंगे सिंबल। तो ए माइनस बी जो बनेगा वो माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप, ये पी वेक्टर बन गया ए माइनस बी। और क्यू वेक्टर हमने मान लिया कि हम जो बोल रहे हैं ए प्लस सी का जो क्रॉस आएगा बी प्लस सी की डायरेक्शन, बी प्लस सी के साथ में उसको क्रॉस बोलते हैं। तो ए प्लस सी करो पहले, ए प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी करेंगे तो आई से आई कट गया, जे से जे कट गया, बस टू के बनेगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? टू के कैप। क्रॉस करना है बी प्लस सी के साथ में, बी प्लस सी जगह इन दोनों का एडिशन, आई से आई कट गया, के से के कट गया, ये बन गया जे के साथ में। ये क्या बन जाएगा बेटा? जे के साथ, ये क्रॉस जे के साथ, और मैग्नीट्यूड भी 1 × 1 जे ही बनेगा, बी प्लस सी करूँगा तो ये से ये बन जाएगा 2j, सॉरी मैग्नीट्यूड बन जाएगा 2j क्या। और हाँ पहला क्या था? ए प्लस सी करा था तो आई से आई कट गया था, जे से कट गया था, के और के 2k बन गया था। ठीक है, तो ये क्यू वेक्टर जो बनेगा ये 2 × 2 4 और ये के क्रॉस जे बन जाएगा। के क्रॉस के जे के लिए आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे, के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ रहा है तो ये बन जाएगा माइनस का आई, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 आई कैप, क्यू वेक्टर का माइनस का 4 आई कैप। समझ में आ गई क्या बात? इसके साथ में देखो इसका प्रोजेक्शन निकालना 4 आई कैप में, पी वेक्टर जो है वो है -2 आई कैप -2 जे कैप और क्यू वेक्टर है तुम्हारा माइनस का 4 आई कैप। ड्रॉ कर लो, तुम्हें सीधा दिख जाएगा, तुम्हें प्रोजेक्शन के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। मेथड 1 तो यही है कि पी का क्यू की डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन जो होगा पी का पैरेलल कंपोनेंट जो बनेगा वो पी वेक्टर डॉट क्यू कैप बन जाएगा। ये क्यू वेक्टर पी डॉट क्यू कैप उसका बन जाएगा, या फिर पी इंटू क्यू इंटू कोस थीटा, पी कोस थीटा सॉरी,
पी का उसकी तरफ कोस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन पी एंड क्यू है। दूसरा मेथड क्या हो सकता था कि तुम इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, इससे भी आंसर निकाल के देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अपना रिजल्ट बन नहीं रहा है। तो पी वेक्टर माइनस 2 i कैप माइनस 2 j कैप और डॉट इसका क्यू कैप का जो डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप होगा, क्योंकि 4 तो मैग्नीट्यूड है, तो क्यू कैप माइनस का आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो आई का आई के साथ बनेगा, तो -2 इंटू -1 इंटू आई का आई के साथ 1 बन जाएगा डॉट, और माइनस आई का जे के साथ 0, तो ये बन जाएगा 2। जो पी का क्यू की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा और प्रोजेक्शन आएगा वो 2 आएगा। बट अगर मैं दूसरे मेथड से करूँ, इसको ड्रॉ करके ही देख लूँ तो सीधा ही दिख जाएगा मेथड 2। अगर मैं पी और क्यू को ढंग से देखूँ तो पी और क्यू माइनस आई कैप और माइनस जे कैप में ही तो है। तो अगर मैं एक्स वाई ड्रॉ करूँगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो देखो जो क्यू वेक्टर है वो इधर की तरफ है, ये क्यू वेक्टर है और 4 मैग्नीट्यूड का, और जो पी वेक्टर है वो इस तरफ है, इस तरफ नहीं इस तरफ, पी वेक्टर इस तरफ है, पी वेक्टर का इस तरफ को कंपोनेंट है ये 2 और इस तरफ भी कंपोनेंट है ये 2। समझ में आ गई क्या बात। तो देखो दोनों तरफ 2 और 2 कंपोनेंट है, तो पी की डायरेक्शन में क्यू की डायरेक्शन में जो पी का कोफिशिएंट है वो 2 आ रहा है, मैग्नीट्यूड उसी की डायरेक्शन में है 2। समझ में आ गई क्या बात। उसके अपोजिट इधर होता तो -2 कहलाता, बट उसी की डायरेक्शन में जिधर क्यू है तो वो प्लस का 2 ही कहलाएगा। ठीक है, तो वो 2 उसका आंसर आ जाएगा। खत्म, इतना सा सवाल था, है ना। अब देखो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं ना। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। देर आर मैनी एप्लीकेशंस इन फिजिक्स, बहुत सारे हो सकते हैं, और मैथ्स के अंदर भी तुम बहुत सारे पढ़ोगे, मैथ्स के अंदर तो पूरा वेक्टर ही पढ़ोगे। फिजिक्स के अंदर जो अपन यूज में लेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो हमें ट्राइंगल्स का या फिर पैरेललोग्राम्स का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इनसे आसानी से निकल जाता है। ए क्रॉस बी का मोड का हाफ ए और बी से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बनता है। टॉर्क, अगर कोई फोर्स है उसको किसी पोजीशन पर लगाया जाता है किसी पॉइंट के अबाउट, वो कितना रोटेशनल इफेक्ट देगा, रोटेशनल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा आर क्रॉस एफ किया जाता है, तो वो टॉर्क निकालना। एंगुलर वेलोसिटी वी ओमेगा क्रॉस आर आता है, एंगुलर वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी और आर में रिलेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन ए अल्फा क्रॉस आर होता है। एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम होता है। तो ये एंगुलर क्वांटिटीज जब इंक्लूड होती हैं तो वो लीनियर क्वांटिटीज के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिलेटेड होती हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए इन क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई क्या बात। तो ये हम सीखेंगे इनमें से कुछ क्वांटिटी, जैसे टॉर्क अपन सीखेंगे इसका एप्लीकेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी जस्ट इसके बाद ही डिस्कस करने वाले हैं, बट टॉर्क वगैरह ये सब भी अपन इसमें सीखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, बट पहला अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पर डिस्कशन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा कि दो ए और बी हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो ये ए और बी को मैं ऐसे अरेंज कर दिया तो इसको क्लोज करने वाला ये ए प्लस बी, इसका एक ट्राइंगल बनेगा। ए और बी से बनने वाला ये ट्राइंगल जो ए और बी से मिलके बना होगा, इस ट्राइंगल से ए और ए प्लस बी जो बनेगा इसका रिजल्टेंट बनेगा, तो ए प्लस बी का जो ट्राइंगल बनेगा ये बनेगा। इस ट्राइंगल का एरिया, इसका अगर मुझे पूछा जाए कि एरिया कितना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। ए और बी अगर थे तो ए अगर ऐसे था तो बी ऐसे होगा, इनके बीच में एंगल थीटा होगा, तभी तो मैंने बी को यहाँ से उठा करके यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है और फिर वो देख रहा हूँ, तो जो इनके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो ये वाला एंगल बनेगा। समझ में आ गई बात। जैसे एडिशन में सब ज्योमेट्री बनाई थी सेम ज्योमेट्री यहाँ भी बनाएंगे। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल लूँ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल लूँ, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये प्रोसेस, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसको ट्राइंगल से लिखें तो वो ए बी सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं इस ट्राइंगल में इसको बेस मान लूँ तो इस ट्राइंगल की हाइट यही तो है, इतनी हाइट का ट्राइंगल है ये, ठीक है, तो इसको बेस मानो तो ये परपेंडिकुलर इसकी हाइट है। तो ये जो बी अगर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री लिखूंगा तो ये तो बी कोस थीटा बनेगा और ये बी साइन थीटा बनेगा। कौन से ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से, ये बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा। अगर इनसे देखूंगा तो एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस, तो बन गया इसका मैग्नीट्यूड ए है और हाइट बन जाएगा बी साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो ट्राइंगल बन जाएगा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देख लेना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का हाफ करेंगे तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, यानी कि ए
और बी का, ए से बी की तरफ ऐसे जाऊंगा झूलता हुआ, तो ये जो ट्राइंगल बनाएंगे पैरेललोग्राम में, ये वाला ट्राइंगल समझो या फिर ये वाला ट्राइंगल समझो, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का ट्राइंगल, ये इसका एरिया निकल के आ गया। सेम मैं बोलूंगा कि ये जो ट्राइंगल है वो ए और बी से ही ना मिलके ए या फिर ए प्लस बी, इसको अगर मैं सी वेक्टर बोल दूं, लेट दिस इज आर वेक्टर बोलूं, इसको आर रिजल्टेंट बोल दूं, तो जो ये वेक्टर है, ये ट्राइंगल है, वो तो ए और आर से मिलके बना है, तो क्या ए और आर का क्रॉस प्रोडक्ट का आधा वो भी ट्राइंगल का एरिया ही देगा? देना तो चाहिए, देना तो चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया होगा वो हाफ इंटू ए का क्रॉस करूं मैं ए प्लस बी के साथ में, तो क्या वो सेम ही आएगा? इज इट करेक्ट? तो करके देखते हैं। हाफ इंटू ए का ए के साथ क्रॉस करूंगा तो ए क्रॉस ए प्लस में लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा? ए क्रॉस ए बन जाएगा जीरो, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है क्योंकि साइन जीरो जीरो बन जाता है, इसलिए देखो एरिया हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही बन रहा है ये। तो मैं जो एरिया लिखूंगा भाई, ये तीनों ट्राइंगल से, तीनों वेक्टर से मिलकर बनाना है, ए बी और ए प्लस बी, तो चाहे इन दोनों का क्रॉस करके निकालूं, चाहे इन दोनों का क्रॉस करके निकालूं, चाहे इन दोनों का क्रॉस करके निकालूं, तीनों से एरिया निकल के आ जाएगा। तो जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा वो हाफ इंटू मोड ऑफ ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू हाफ इंटू मोड ऑफ ए क्रॉस ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, उसका मोड भी एरिया और मैग्नीट्यूड, और हाफ ऑफ बी क्रॉस ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गई ये बात? तीनों ही तरीके से मैं एरिया निकाल सकता हूँ, तीनों ही तरीके से, ही कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों वेक्टर से मिलकर के ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, तो तीनों से ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी भी तरीके से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम का एरिया, अगर ए बी सी से, ए और बी वेक्टर से मिलाकर के मैं पैरेललोग्राम बनाऊं तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे बनेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं सिंपल लिखूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो बेस इनटू हाइट होता है। उसमें क्या नहीं आता? उसमें ये नहीं आता, हाफ नहीं आता, तो ये हाइट बनेगा इसका और ये बेस बनेगा। अगर ये बेस है तो ये हाइट बनेगा, ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा होगा, ये बी साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो ये हाइट बन गया इसका, इसको मैं एच लिख सकता हूँ उस पैरेललोग्राम का। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, वो सिर्फ एरिया बनेगा, वो हाफ इंटू बेस है ए और उसकी हाइट है बी साइन थीटा। सॉरी, हाफ नहीं आएगा इसमें, वही गलती फिर से कर रहा हूँ, हाफ आएगा नहीं इसमें पैरेललोग्राम में। तो जो एरिया बन जाएगा इस पैरेललोग्राम का वो ए बी साइन थीटा बनेगा, यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया बनेगा, इससे लिख देते हैं, या फिर एरिया ऐसे लिख लो, या फिर ट्राइंगल के उससे भी एरिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मोड ऑफ ए क्रॉस बी बन जाएगा। मोड ऑफ ए क्रॉस बी लिखो चाहे मोड ऑफ बी क्रॉस ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब हाँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये वाला जो अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा, ये वाला वेक्टर अगर मैं बना दूंगा, तो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा। ये वाला एरिया मुझे पता है, इस ट्राइंगल का एरिया ए क्रॉस बी का हाफ होगा, ये वाला भी ए क्रॉस बी का हाफ होगा, तो क्यों ना टोटल को दोनों ऐड करके बना लूँ। तो मैं ये भी बोल सकता था कि ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए एंड बी, ए और बी से जो बनने वाला ट्राइंगल था उसका जो एरिया होगा उसके बराबर, तो एरिया को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या यार? तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और एरिया ऑफ पैरेलल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हमने ज्योमेट्री से सोल्व कर लिया तो वो रिजल्ट बन के आ गया ए बी साइन थीटा, तो हमने उसको ए क्रॉस बी रख लिया। ठीक है, अब बोला कि क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, अगर ये ए और बी एक ट्राइंगल बनाएंगे उनका रिजल्टेंट के साथ में, तो उसका एक वो बनाना है, तुम्हें एरिया बताना है। तो ए और बी से फॉर्म कौन सा ट्राइंगल होगा? सब दे रखा तुम्हें, ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो ए और बी से कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ये, और इसको यहाँ पे ले आओ, इससे मिलकर बनने वाला ये एंगल फिर इधर की तरफ बनेगा, इसको यहाँ पे रख दो, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में यानी ए के साथ में एंगल, और ये उनका रिजल्टेंट बनेगा। इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा, ये एरिया हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि एरिया, इस एरिया को लिख दो ए बी साइन थीटा अपॉन में 2, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो हम लिख देंगे एरिया आ जाएगा ए यानी कि 10, बी यानी कि 8 इंटू साइन 60 डिग्री, ए और बी के बीच में दे रखा है,
अपॉन में 2, साइन 60 को √3/2 लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा 440 इंटू √3/2, तो जो एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा 20√3। समझ में आ गई ये बात, यूनिट में जो भी है, अगर ये मीटर में थे 8 और 10 तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा जो था वो बोल रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ए और बी इस तरीके से वेक्टर दे दिया जाए तो वेक्टर में कैसे करेंगे। सिंपल है, खुद से ट्राई करो, वेक्टर में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का आधा करना है, उनसे ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। तो ये ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर के साथ में हमने बी वेक्टर को यहाँ पर लिख दिया, और ये जो ट्राइंगल बना इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी या तो मैं डिटर्मिनेंट बना करके निकालूं या फिर सीधे निकालूं कि ए क्रॉस बी जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और क्रॉस करना है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब मैं सीधा भी लिखूंगा कि आई कैप का आई के साथ 0, आई का जे के साथ में और आई का के साथ में करूंगा, तो पहले आई का जे के साथ में करूंगा तो आई क्रॉस जे मैं लिख लूंगा आई जे और के, आई क्रॉस जे करूंगा तो के मिलेगा मुझे, तो आई क्रॉस जे करूंगा तो के, तो -1 इंटू के, फिर आई का के साथ करूंगा तो आई का के साथ करूंगा तो उल्टा चलना पड़ेगा तो माइनस का जे, फिर जे का आई के साथ करूंगा तो जे का आई के साथ करना उल्टा चलना पड़ेगा तो ये माइनस का 2 मैग्नीट्यूड और माइनस के कैप। ठीक है ना, फिर जे का के साथ करूंगा, जे का जे के साथ 0 होगा, जे का के साथ करूंगा, जे का के साथ करूंगा क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा तो प्लस का आई कैप बनेगा। के का आई के साथ करूंगा तो 2 तो मैग्नीट्यूड है, और के का आई के साथ करने के लिए मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा तो प्लस 2j बनेगा, और के का जे के साथ करना पड़ेगा तो माइनस तो ऐसे ही है, और के का जे के साथ उल्टा चलना पड़ेगा तो ये माइनस आई बनेगा, और के का के साथ 0। तो जो ए क्रॉस बी बनेगा वो ए क्रॉस बी बन जाएगा, आई कैप में क्या क्या बन रहे हैं, जो आई कैप और आई कैप 2 आई कैप बन जाएगा, 2 आई कैप, जे कैप में माइनस का जे कैप और प्लस का 2 जे कैप, तो ये प्लस का जे कैप बन जाएगा, के कैप में माइनस के कैप -2 के -3 के कैप बन जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखूंगा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 9 + 4 13 + 1 √14। तो जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा वो हाफ इंटू √14 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 14/2, ये तुम्हारा एरिया, इतना आंसर आ जाएगा। इसको मेथड 2 से वेरीफाई कर सकते हो कि मेथड 2 कौन सा, ए क्रॉस बी को निकालने वाला, ए क्रॉस बी की कैलकुलेशन का जो मेथड 2 है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तुम निकालते हो डिटर्मिनेंट से, कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, और ए वेक्टर के लिए कोफिशिएंट लिखोगे, ए वेक्टर के कोफिशिएंट 1 1 1 है, 1 1 1 है, और जे कैप के कोफिशिएंट जो लिखोगे वो सॉरी बी वेक्टर के 2 - 1 जे, 2 - 1 और 1, और इसका भी तुम्हें क्या निकाल देना है, मोड निकाल देना है। तो ये बन जाएगा हाफ मोड ऑफ, पहले तो लिखेंगे आई कैप के साथ में, आई कैप के साथ में लिखूंगा तो ये 1 × 1 -1, तो 1 - -1, ठीक है। फिर माइनस जे कैप लिखूंगा तो इसको ये मतलब तो 1 - 2 1 - 2, प्लस के कैप लिखूंगा तो फिर लिखूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो -1 और -2 -1 -2, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा हाफ इंटू -2 आई कैप, और ये माइनस प्लस जे कैप और -3 के कैप, ये बन रहा था -2 आई कैप माइनस, इसमें कुछ गड़बड़ थी क्या, आपने +2 आई कैप लिखा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, नहीं यहाँ पे +2 ही बन रहा है, ये 1 माइनस प्लस बन जाएगा तो 1 + 1 2 आई कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो हमें पता ही है कि ट्राइंगल हाफ इंटू, और ये इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, 9 + 4 + 1 9 + 13 + 1 14 √14, ये इसका एरिया बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ट्राइंगल का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें वो नहीं दे रखे, वेक्टर्स नहीं दे रखे, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं तीनों वर्टिसेस के। एक बार खुद से ट्राई करो और वापस आकर के सोल्यूशन देखोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। खुद से ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद का दिमाग यूज़ में ले लोगे तो चाहे कहीं भी पढ़ लो, जब तक खुद का दिमाग यूज़ में नहीं लोगे, चाहे कोई भी भगवान पढ़ाने आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी 2 वेक्टर बना लो यार, 3 वेक्टर है इसमें, कोई भी 2 वेक्टर बना लो, एक ये वेक्टर बना लो चलो, और एक ये वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, और इन दोनों से बनने वाला एक ट्राइंगल जो बनेगा उसका एरिया। अब पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, पैरेललोग्राम में दोनों ही ट्राइंगल अलग ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। चाहे मैं एरिया को ऐसे डिवाइड करूं तो भी इक्वली बनेंगे,
और चाहे मैं एरिया को ऐसे डिवाइड करूं तो भी इक्वली बनेंगे। तो जो इक्वल इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहे हैं अगर, तो फिर वो डिवीजन इस तरीके से ही होगा। तो ए और बी का बीच का जो ट्रायंगल बनेगा, समझ में आ रही बात, उससे मैं निकाल सकता हूँ इसको। तो ये ए बी वेक्टर जो बनेगा, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, तुम्हें उसी से कंफ्यूजन है तो मैं ये बना देता हूँ कि ये वाला वेक्टर ना लिख करके ऐसे समझ लो कि ये ए बी वेक्टर बना और ये बी सी वेक्टर, और इसको क्लोज करने वाला ये वेक्टर बन ही गया। फिर तो ए बी और बी सी लिख लो। ए बी वेक्टर को, ये बी सी वेक्टर है, ए बी वेक्टर जो बनेगा उसको पी वेक्टर लिख लो। चलो, तो ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 2 - 1 1 आई कैप, फिर 1 - 0 1 जे कैप, 3 - 1 2 के कैप। और बी सी वेक्टर जो बनेगा उसको क्यू वेक्टर बोल दिया। तो 4 - 2 2 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 2 - 3 माइनस का के कैप। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा हाफ इंटू पी क्रॉस क्यू का मोड लिख सकता हूँ मैं। तो हाफ इंटू पी क्रॉस क्यू का मोड क्या बनेगा, पी क्रॉस क्यू का मोड बन जाएगा, देखो दोस्तों क्या बनेगा इसका मोड, उसके लिए कि वही डिटर्मिनेंट बना देते हैं, ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा। आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, और ये 1 1 1 1 2 और 2 2 - 1 प्लस -1 प्लस, और इसका मोड निकालना है तुम्हें। तो ये हाफ इंटू मोड ऑफ, पहले लिखेंगे आई कैप और ये -1 और माइनस का 4 माइनस जे कैप, फिर लिखेंगे क्रॉस करेंगे तो ये करा तो ये माइनस ये करा, फिर जे कैप माइनस का लिखा तो इसको छोड़ करके -1 इंटू -4 लिखा, फिर से -1 -4, फिर प्लस के कैप करूँगा तो के कैप करूँगा तो ये छोड़ करके 2 - 2 2 - 2, ठीक है, इसका मोड। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू इसका मोड, ये तो बन जाएगा माइनस का 5 आई कैप, और ये बन जाएगा माइनस का माइनस प्लस 5 जे कैप। इसका जो मोड बनेगा, इसका ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। फिर तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ट्राइंगल का एरिया जो बनेगा हाफ इंटू इसका मोड जो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5√2। तो ये एरिया बन जाएगा 1/5√2, या फिर हम बोलूँ ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा 5/√2। ये आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैं दो वेक्टर बना करके अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे तो उस तरीके से भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट यही चीज़ तुम्हें प्रूव करनी है कि जो तुमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर ये कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हें पता है तो तुम कोऑर्डिनेट से भी तो आंसर निकाल सकते थे ना। तुम कोऑर्डिनेट से भी आंसर निकाल सकते थे, तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 पता हो। तो वैसे ही अगर तुम्हें एक 2D प्लेन के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन पॉइंट्स पता है और तीनों से मिलकर एक ट्राइंगल बना, उसका एरिया निकालना है, तो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से तुमने रटा होगा। बाहर x आएंगे सारे, फिर y आएंगे, फिर अंदर y, तो वो 1 2 3 फिर 2 3 1 और 3 1 2, ये प्रोसेस तुम्हें रटी होगी ऐसे याद करने की, इस ट्राइंगल का एरिया। और इस पॉइंट से तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 10th के बोर्ड में, तो ये एरिया निकाल के बताओ। ये फॉर्मूला बना कैसे, हम दो वेक्टर अगर मुझे पता हो तो उनसे एनक्लोज्ड करने वाला जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया निकालना मुझे जब आता है, तो क्या मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूँ? तो लेट्स सी, तुम खुद से करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें प्रूफ करके देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल बनाया है तुमने, ठीक है, इस ट्राइंगल में दो वेक्टर ही तो बनाने हैं और उनका क्रॉस करना है, दो वेक्टर्स बना करके उसका क्रॉस करना है। तो मैंने एक ए बी वेक्टर बना लिया, एक ए बी वेक्टर बना लिया और एक ए सी वेक्टर बना लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन दोनों से मिलकर के ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो इन दोनों से मिलकर ट्राइंगल बना हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। सॉरी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ इसका वेक्टर बनेगा, एरिया बनेगा। तो ए बी वेक्टर लिखा मैंने, ए बी वेक्टर जो बन रहा है वो x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जी कैप, इसको मैंने बोल दिया पी वेक्टर है कुछ। फिर लिखा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर लिखा जा सकता है x3 - x1 आई कैप प्लस y3 - y1 जे कैप। देखो तीनों कोऑर्डिनेट इंक्लूड हो चुके हैं, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा वो हाफ ऑफ, मैं लिखूं ए बी क्रॉस ए सी लिखूं, या फिर मैं बोलूं कि हाफ पी क्रॉस क्यू लिख दूं, एक ही बात है। इनको लिखो, चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एरिया निकले के तुम करोगे हाफ मोड ऑफ, पहले पी वेक्टर लिखोगे तो x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप, और इसको क्रॉस करना है तुम्हें x3 - x1 आई कैप प्लस y3 - y1 जे कैप के साथ में इसका क्रॉस करना है और उसका मोड लेना है। तो जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा हाफ ऑफ मोड क्या बन जाएगा, करेंगे इसका आई का आई के साथ
जीरो हो जाएगा तो आई का जे के साथ करेंगे, फिर जे का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ जीरो हो जाएगा। तो करते हैं, आई का जे के साथ में करेंगे तो आई क्रॉस जे क्या बनता है, के बनता है, तो x2 माइनस x1 के कैप, और x2 माइनस x1 इंटू y3 माइनस y1 ये के कैप में। फिर लिखेंगे इसका इसके साथ में, तो जे क्रॉस आई माइनस के बनेगा, तो प्लस में ये लिखेंगे y2 माइनस y1 और x3 माइनस x1 तो मैग्नीट्यूड है, और ये जे क्रॉस आई माइनस के बनेगा, माइनस के, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसको लिख देंगे हाफ मोड ऑफ x2 माइनस x1 इंटू y3 माइनस y1 के कैप, और माइनस लिख देंगे इसको, माइनस कर देंगे और के कैप बाद में लिख देते हैं, क्योंकि ये माइनस, ये वाला माइनस इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस कर देंगे इसको y2 माइनस y1 इंटू x3 माइनस x1, और ये पूरा के कैप में उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करेंगे तो डायरेक्शन के कैप पड़ जाएगा, ये वही निकल के आ रहा है, मोड ऑफ x2 माइनस x1 इंटू y3 माइनस y1, माइनस लिखेंगे x3 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3। इस तरीके से जब इसको ओपन करेंगे, समझ में आई बात, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन को जब अपन ओपन करेंगे तो जब तुम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y2 माइनस y3 को x2 से करो, फिर इसको x1 से करो, फिर y2 माइनस y3 को यहाँ y1 3 माइनस इसको भी यहाँ से करो और यहाँ से करो, फिर एक x2 तो इसके साथ हो ही गया, x3 भी इसके साथ सीधे हो गया, x1 यहाँ से मिलेगा, x1 यहाँ से मिलेगा, तो उन दोनों में से x1 कॉमन लेकर के जब तुम इसको कॉमन लोगे तो ये यही एक्सप्रेशन बनेगा कि ट्राइंगल का जो रहेगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ x1 टाइम्स, देखो यहाँ से मिल जाएगा x1 टाइम्स y2 माइनस y3 सीधे ही, x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स सीधे ही मिल जाएगा ये y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 टाइम्स, x3 देखो यहाँ से मिलेगा x3, अच्छा x1 यहाँ से y2 माइनस y3, और x2 यहाँ से, और x3 यहाँ से मिल जाएगा, x3 मिलेगा तुम्हें y2 माइनस y3 इसका मोड। समझ में आ गई क्या बात, बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी जो भी बनेंगी, ठीक है। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y2 माइनस y3, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, और यही तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तुम्हें हैंस प्रूव्ड लिखे हुए काफ़ी दिन हो गए, 10th क्लास में यही सब लिख लिख के तुम्हें मज़ा आता था, तो चलो आज हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आनी चाहिए, ये बस बेसिक एग्जांपल था, ये तो कोर एग्जांपल है इसका एरिया निकालना, तो जो कि हर जगह काम में आएगा। उसके जो बाकी के एग्जांपल है, बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तुम्हें प्रूव करके आना है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो बाकी के इसके एप्लीकेशंस हैं वो साथ में वेक्टर ट्रिपल, तीन वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, समझ में आ गई बात। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्या होता है कि दो क्रॉस के साथ में तीसरा डॉट, तो तुम्हें ये प्रूव करके आना कि ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए और सी क्रॉस ए डॉट बी ये इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी में तुम बता दीजिए, ऐसा फॉलो करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। दो का क्रॉस और तीसरे का डॉट, तीन अलग अलग वेक्टर हैं, और ये प्लेनर होना जरूरी नहीं है, कैसे भी हो, तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो होती है, ये तुम्हें प्रूव करके आना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, चैलेंज है तुम्हारे लिए, चलो। और बाकी के जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टॉर्क कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम वगैरह ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख गए तो वो चीज़ें भी सीख ही जाओगे, है ना। उसके एप्लीकेशन के थोड़े क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, और एक होमवर्क मैंने ऊपर दिया था वो करके आना। और ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही था, और अगर तुम्हें लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, सारी क्लासेस की अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना कोई भी डाउट हो तो। आखिरकार लास्ट में डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 10:30 PM पे आज भी मिलते हैं, वहाँ पे अपना लाइव सेशन होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों को रेफर कर देना, कम्प्लीटली फ्री है, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, बस तुम्हें शेयर करना है, और बाकी सबको सीखने को चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले इनके जो एप्लीकेशंस हैं उसके साथ में, और नए सवालों के आंसर के साथ में।